जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं उनको आवाज़ आ रही है, स्क्रीन आ रही है, तो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। और जो क्लासें आपकी इससे पहले हो गई, उन सारी क्लासों में आपने जो कुछ पढ़ा या जो कुछ अब आप आगे पढ़ेंगे, उन सारी बातों से ज़्यादा ज़रूरी एक छोटी सी बात मैं आपसे करूँगा, जो समझने की भी है और याद रखने की भी है टिल द एंड ऑफ दिस जर्नी। देखिए, ये जो सीए में एडमिशन है ना, ये लेना जो है ना, ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और ये याद रखना, एडमिशन लेने से सीए नहीं होता। लेकिन कुछ पढ़ाई, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें आप अगर एडमिशन ले लेना तो आप हो ही जाता है, वो काम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जिन बच्चों का जो आप ही के साथ थे, किसी का मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होगा, किसी का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होगा, किसी का बिजनेस या मैनेजमेंट साइंसेस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होगा, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई बीई कर रहा है, व्हाटएवर। अब वो जो घुस गया ना, एनईडी, सर सैयद, नर्स, जीआई के, जो फास्ट, वो जो चला गया, अब वो अच्छा इंजीनियर बनेगा, बुरा बनेगा, लेकिन बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो एडमिशन आपने यहाँ लिया, इसमें वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आपको चार्टर अकाउंटेंट बनाएगी, वो आपकी अपनी विल है, वो आपकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी है। जब तक आप अपने मकसद को ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये जो है ना, ये जो एडमिशन है, ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी। मैंने क्यों बोला, समझिएगा इस बात को। देखिए, जैसे ही आपने दाखिला लिया ना मेरे बच्चों, ये लोग घर पे हैं, ये भी ज़रा ध्यान से तवज्जो से सुन लेंगे इस बात को। ये जो आपने दाखिला लिया ना, तो आपने बहुत सारे लोगों को इनसिक्योर कर दिया है। क्या बोला मैंने? किस तरह इनसिक्योर कर दिया? उनको पता है, एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे पता है कि अगर ये जो भी है, आपका जो भी नाम है, अभी तो मैं नाम सबके नहीं जानता, ये जो भी हमारा दोस्त है, भाई है, कज़न है, वॉटेवर, रिश्तेदार है, जो भी है, अगर ये क्वालिफाई हो गया ना, तो बस फिर हम इसे मैच ही नहीं कर पाएंगे, फिर ये गया। तो आपने अपने लिए एक चैलेंज लिया और उनको कर दिया इनसिक्योर। क्योंकि आने वाले 5 साल बाद जब आप अपनी फर्म को एक्वायर कर लेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे, तो एक एनईडी का इंजीनियर भी इंजीनियर बन चुका होगा, एक और एक एमबीबीएस डॉक्टर भी, लेकिन उनके फाइनेंशियल स्टेटस में और आपके फाइनेंशियल स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा। तो वो इनसिक्योर है, लेकिन फ़िलहाल वो प्रिविलेज हैं। अरे वाह, तुम्हारा जीआईकी में एडमिशन हो गया, अरे वाह तुम्हारा डीएमसी में एडमिशन हो गया, भाई वाह भाई वाह। मुश्किल है ना यहाँ एडमिशन होना, लेकिन सीए में एडमिशन होना मुश्किल, कोई मुश्किल हुई आप? सिवाय ऐसे कि आपने एक दो इंस्टीट्यूट विजिट किए होंगे, किसी एक आध दोस्त से, कज़न से, रिश्तेदार से पूछा होगा, और यहाँ पे आके जहाँ फीस मुनासिब होगी, टीचर अच्छे होंगे, आपने दाखिला ले लिया। क्या एनईडी में ऐसे होता है एडमिशन? बोलो। पहले परसेंटेज अच्छी लाओ, फिर साला एंट्री टेस्ट की तैयारी करो, खुद से तो होती भी नहीं, पैसे खर्च करो, फिर जाओ, फिर वो भी साले अपनी मर्जी का डिपार्टमेंट नहीं मिलता। पता नहीं किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। आपको करना था मैकेनिकल, मिल गया। सिविल करना था, सिविल मिल गया आपको। पता नहीं क्या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, आपने बोला यार चलो भाई अभी पढ़ो तो यार एनईडी में तो पहुँचे। लेकिन आपके साथ तो ये नहीं हुआ। अभी 40 बच्चे हैं क्लास के अंदर, कुछ फिजिकल हैं, कुछ ऑनलाइन। कोई ऐसी मुश्किलात देखी आपने? कोई एंट्री टेस्ट की तैयारी की? नहीं सर, दाखिला लिया और एडमिशन हो गया। लेकिन जिनको जो जो अभी प्रिविलेज्ड है ना, वो इनसिक्योर है कि अगर इसने क्वालिफाई कर लिया ना, तो मैं इतने प्रिविलेज होने के बावजूद भी मैं इसके नीचे ही रहूँगा, और ये इतना आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे 15 साल हो गए सीए पढ़ाते हुए, ऐसे पढ़ाते हुए 22 साल हो गए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स में या ओ लेवल्स में पढ़ाया, फिर वो सीए भी पढ़ने आए हमसे और फिर क्वालिफाई हो गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कोई ओमान में है, कोई यूएई में है, कोई आयरलैंड में है, कोई जर्मनी में है, कोई यूएसए में है, कोई कनाडा में है, कोई जो है वो सऊदी अरेबिया में है। साले लाखों कमा रहे हैं यार माशाल्लाह। और कुछ पाकिस्तान में मिलियंस में सैलरी। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए के करीब सैलरी हो गई है। झूठ नहीं बोल रहा, कांटेक्ट में है। जो बच्चे हैं अच्छे, वो कांटेक्ट में भी हैं।
ठीक है, वो कांटेक्ट में भी हैं और वो बताते भी हैं, कभी दुबई गया, वहाँ मीटअप हो गया, किसी से मुलाकात हो गई, कभी उम्रे पे हो गई, तो बड़ा हमें खुशी होती है। और उनका लाइफ स्टाइल, गाड़ियाँ, दबंग लाइफ स्टाइल। और ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जिनको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जानने वालों के बच्चे इंजीनियर हैं, वो जॉब के लिए परेशान हैं, MBBS करके आप हाउस जॉब कर रहे हैं, 3-3 4-4 दिन घर नहीं आते, तनख्वाह मिल रही है 50 60 80 90 हज़ार रुपये, और वही एक चार्टर अकाउंटेंट 2.5-3 लाख रुपए शुरू होता है जॉब उसकी, और 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए से जॉब स्टार्ट हो रही है। इंजीनियर कमा रहा है 60 हज़ार, वो कमा रहा है 2.25 लाख रुपए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भाई साहब सिर्फ एक चीज़ से मिलेगी, वो है आपकी डिटर्मिनेशन। आपने इसको अगर तय करना, देखो CA जो है ना, वो अमीर बच्चे नहीं करते। कोई अमीर आदमी आपको CA करता, ICAP का बोर्ड क्लिफ्टन में है, क्लिफ्टन में कोई इंस्टीट्यूट दिखाओ मुझे, ACCA के शायद इंस्टीट्यूट मिल जाए आपको, CA का कोई इंस्टीट्यूट दिखाएं। PCHS मार्केट है पूरी, सारे बच्चे इर्द गिर्द के इलाके मिडिल क्लास हैं, गुलशन, जौहर, गार्डन, दियारी, है ना, ये इधर उधर सब बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। कोई एक बच्चा जो 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 अमीर का बेटा हो वो CA करने नहीं आता। क्यों नहीं आता? मुश्किल है भाई। ये वही कर पाएगा जिसके अंदर भूख है आगे बढ़ने की, कि मेरी फैमिली जहाँ है, मुझे अपनी फैमिली को वहाँ से आगे। मैं तो इवन जो चार्टर अकाउंटेंट है ना, वो अपने बच्चों को चार्टर अकाउंटेंट नहीं बनाते। झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे, मैं इतने चार्टर अकाउंटेंट्स को जानता हूँ, वो बोलते हैं भाई सर हमने बस जो कर ली, अब मज़े कर रहे हैं, ये मुश्किल काम है, अपने बच्चों को नहीं कराऊंगा। तो ये मुश्किल है, लेकिन हाँ, इफ़ यू कंप्लीट इट, तो फिर तो भाई साहब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी लिमिट खुद सेट करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जॉब नहीं ढूंढनी, तय है। आपको जॉब नहीं ढूंढनी, ये तय है। इंजीनियर को जॉब ढूंढनी है, MBBS किए हुए डॉक्टर को जॉब। हालांकि इस मुल्क में 28,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, फिर भी उस डॉक्टर को जॉब ढूंढनी पड़ती है। मैंने किसी चार्टर अकाउंटेंट को जॉब ढूंढते भी नहीं देखा, उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। या तो पार्टनर बन जाता है ऑडिट फर्म में, या किसी इंडस्ट्री में जाके ज्वाइन कर लेगा। मैंने कोई चार्टर अकाउंटेंट अब तक तो फिलहाल नहीं देखा कि वो जॉब के लिए बोल रहा है यार मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होता। बड़ी फर्म मिलेगी, छोटी मिलेगी, वो एक अलग है, वो एक अलग डिबेट है। 1.5 लाख नहीं कमाऊंगा, 1.25 लाख रुपए कमाऊंगा, लाख रुपए कमाऊंगा। लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा होगा, कोई 2.25 लाख कमा रहा होगा, 2.5 लाख रुपए। अब ये तो अपनी अपनी स्किल भी है ना। सारे चार्टर अकाउंटेंट एक जैसे पैसे, लेकिन ये तय है कि अपनी ग्रेडिंग के दूसरे कंपैरेटिव प्रोफेशन से ज़्यादा पैसे, ये इसमें कोई शुबा नहीं। जो मैंने अब तक एनालाइज किया मार्केट में जो डाटा है, तो वो हमें पता है। सो ये जो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ये शायद ऑब्जेक्ट आपने कभी देखा हो। देखा ये कभी आपने इस तरह का एक ऑब्जेक्ट? क्या है ये? देखा है ना? ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई? इसको कहते हैं फनल कीफ। कभी केमिस्ट्री की लैब में गए हों? हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री की लैब में गए हों, है ना? कभी कोई घर में कोई काम किया हो, ऑयल पेट्रोल कुछ डाल रहे हो किसी जगह से, तो आप इस तरह का एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फनल कीफ। ये जो नीचे है ना, ये जो एक एक करके कतरे हैं, ये है ऊपर CA का इनटेक, और ये है इसका आउटलेट। 10,000 लोग अब तक जब से बोर्ड बना है क्वालिफाई हुए हैं। इस नंबर को आपने बढ़ाना है। 10,000 में से भी आधे डायनासोर मर गए। बोर्ड बने हुए तो भाई 1958 में बना ना, आधे तो गए, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अब तो ये बैठे छोटे छोटे बच्चे, पहले तो चाचा क्वालिफाई कर रहे होते थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं था, ICAP का कोर्स था, इतना मुश्किल टेस्टिंग में कहने था। अब तो बुक है, ये तो अब तो आसान हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडमिशन बढ़ गया, आसान हो गया, लेकिन फिर भी इस इदारे ने अपने चार्टर अकाउंटेंट्स अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट में मेंटेन किया हुआ है, और उसको मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से अपडेट कर रहे हैं। आज का चार्टर अकाउंटेंट या सिर्फ ऑडिटर नहीं, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप सिर्फ ऑडिटर नहीं बनने जा रहे, आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर भी बनने जा रहे हैं ऑडिटर के साथ साथ, ताकि आप कंपटीशन में इंगेज कर पाएं अपने आप को, लोकली भी और इंटरनेशनली।
तो आई कैप आप अपने प्रोडक्ट पे यानी कि आप लोगों पे अलग तरीके से काम कर रहा है, आपको डेटा पढ़ा रहा है, पढ़ा ना सिलेबस डिस्कस हुआ होगा ओरिएंटेशन में, आपको डेटा पढ़ा रहा है, डेटा साइंसेस पढ़ा रहा है आपको डेटा मैनेजमेंट के बारे में बात की जाएगी। क्यों? ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कॉम्पिटिटिव हो जाए। सस्टेनेबिलिटी को पढ़ाया जाएगा आपको। ये सारी बातें वो हैं जो आप दुनिया के लिए ज़रूरी हो गई। तो आज का चार्टर अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिटर, भाई वो फाइनेंस मैनेजर है अपने आप में, पूरी कंपनी को लीड करेगा एक दिन वो जाकर। तो आई कैप ने अपना विजन बदला है, तो आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को उसी हिसाब से अलाइन करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आने वाली है। पूरी कंपनी के डायनेमिक्स आपके ऊपर चलेंगे भाई। आपका एक डिसीजन, कंपनी बगैर पैसे, बगैर फाइनेंस के कंपनी चलती है भाई। एक दिन आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक आदमी की जिंदगी एक दिन आगे नहीं बढ़ सकती, तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो बड़ी बड़ी जो $1 बिलियन फर्म्स हैं वो कैसे चलेंगी भाई? तो अपने अंदर वो सारी वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाएंगे कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ भाई। आप जिस कंपनी में CFO होंगे ना, उसमें 200 इंजीनियर्स होंगे। आप जिस हॉस्पिटल के CFO होंगे ना, उसमें 2000 डॉक्टर काम कर रहे होंगे, आप उनके ऊपर होंगे, आप तय करेंगे। तो अपनी इंपॉर्टेंस को समझें, अपना बिहेवियर इम्प्रोवाइज करें, अपनी लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रोवाइज करें, ऑब्जेक्टिविटी सेट करें। और ये जो मैंने अभी एक प्रोडक्ट बना के दिखाया आपको, इससे मिलता जुलता एक और प्रोडक्ट भी बाजार में मिलता है। 14 अगस्त में आपने बच्चों के हाथ में देखा होगा, क्या कहते हैं उसे? बाजा। इस पढ़ाई का शोर है। सीए कर रहे हो? अच्छा, खाला, मामू, ताया, चाचू, कजन, उनके भी तो बच्चे हैं ना यार। अच्छा, ये सीए कर रहा है। होता नहीं है, मुश्किल होता है। 2 महीने बाद मिलेंगे, हाँ भाई हो गया, अभी दाखला लिया, दूंगा पेपर। पास नहीं होते यार बच्चे, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आप, देख लो, होता तो नहीं है यार, मुश्किल होता है बड़ा भाई, मेहनत करो मेहनत। हाँ वो तो उसका तो हो गया दाखला, वो तो NED में है प्रिविलेज, और आपको क्या कर रहा है वो डी सेगमेंट कर रहा है, होता नहीं है। आपने बोलना कद्दू, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। जब तक आप डिटरमिनेंट नहीं होंगे ना, तो हर आदमी डिस्करेज करेगा। आप देखिए दोस्त मिलेंगे, अबे इतना मुश्किल है भाई, क्या ले लिया, होता नहीं है, देख मेरा तो NED में हो गया भाई। क्योंकि उसको पता है मैं इंजीनियर तो बन जाऊंगा, लेकिन साला अगर ये चार्टर अकाउंटेंट बन गया ना, तो फिर तो भाईजान, अब फिर इसकी और मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस ही नहीं है मार्केट में, समझ रहे? तो इस पढ़ाई का शोर है, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है। इस शोर को हकीकत में बदलना है। एटम बम फटते हुए देखा आपने? यस सर। असली में देखा है? कहाँ देखा है? टीवी में देखा है ना, यूट्यूब पे, टीवी में, कि भाई यूं धमाका होता है, एक मशरूम बबल क्लाउड बनता है और जितने लोग हैं सब मर जाते हैं। इसको फाड़ना है। तो जो आपके लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन पे एटम बम बन के गिरेगा जिस दिन आप अपना सर्टिफिकेट एक्वायर कर रहे होंगे। तो ये जो जर्नी आपने स्टार्ट की है ना, इसको पूरा करना है। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप आहिस्ता 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 अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को अलाइन करें उससे जो आप बनने जा रहे हैं। सब करें, खेलें कूदें, पिकनिक पे जाएं, घूमें फिरें, एंजॉयमेंट करें, जिम करें, टीवी देखें, ड्रामा देखें, लेकिन अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करें, अपना टारगेट सेट करें। देखिए 2 चीज़ें हैं जो अभी आज की जनरेशन में बहुत कमज़ोर है। नंबर 1, एक तो मकसद की कमी है, ऑब्जेक्टिविटी। मैं फिर बोलूँ, दाखला लेने से सीए नहीं होता बॉस, नहीं होता दाखला लेने से। अब तो ये ऑनलाइन का सीन हो गया, तो बच्चे ज़रा क्लासों में कम है, ऑनलाइन ज़्यादा है, ये अब वो है मसला। वरना तो 80-80, 90-90 बच्चे क्लास में बैठे हुए होते थे भाई एक वक्त में, और जैसे ही मैं PRC से कैफ में आता था, वो 80 से में से 40 हो जाते थे। कैफ से CFAB में आते थे, 40 में से 25 हो जाते थे, 20 हो जाते थे, 18 हो जाते थे। तो आपने बने रहना है, ये थोड़ा सा अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है और अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को सेट करना है। ICAP का लक्ष्य क्या है पता है? जो टॉपिक तुमने छोड़ा ना, पहला सवाल पेपर में वही होगा। 4 दोस्त हैं, चारों ने मिलकर एक एक चैप्टर का कोई एक टॉपिक छोड़ा, वो चारों सवाल पेपर में होंगे, और चारों बाहर निकल के एक दूसरी की शक्ल देख लेंगे, यार वो आ गया। तो सब लगा, भाई तू वो तो छोड़, मैंने वो तो कर लिया यार, वो आ गया था यार,
वो तो 12 नंबर का था, मेरा तो गया पूरा सवाल। अगला बोल रहा हुआ क्या हुआ यार, कैसा हुआ पेपर? अबे मेरा तो 24 नंबर का रह गया यार, फाइनेंशियल तो आया ही पूरा उसका था, मैंने तो यही छोड़ा था। ये है आई कैप का लग। तो इसमें ना चॉइस खत्म कर दो, चॉइस नहीं होनी चाहिए, सब पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, खत्म करना है सिलेबस, और बगैर पढ़े पेपर नहीं देना, नहीं देना ही नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा पढ़ा, किसी ने बोला अबे पास हो जाता है, वे मैं भी देख 2 चैप्टर छोड़ के गया था। बेटा वो टोपी कर रहा है तुम्हें, झूठ बोल रहा है वो तुझे। आई कैप में ये नहीं हो सकता। कोई पेपर कभी लीक नहीं हुआ, आप बता दें मुझे। पीएमडीसी के पेपर लीक हो जाते हैं। तो बोर्ड ने बड़ा स्ट्रांग मैकेनिज्म बनाया हुआ है, कॉम्पिटेंट लोगों का बोर्ड है, उन्होंने छोड़ा नहीं है उसको ऐसे ही। जो लोग आई कैप में जॉब करते हैं ना, उनके घर का कोई फर्स्ट ब्लड रिलेशन चार्टर अकाउंटेंट नहीं बन सकता, पता है आपको ये बात? क्या बोला मैंने? जो लोग पेपर सेटर हैं, उनके घर के बच्चे चार्टर अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अगर उनको बनाना है तो जॉब छोड़ो फिर बनाओ। मैं पढ़ाता हूं, मैं पेपर नहीं बना सकता। जो पेपर बनाता है वो पढ़ा नहीं सकता। जो कॉपी चेक करता है वो ना पढ़ा सकता है ना पेपर बना सकता है। इतना सख्त मैकेनिज्म है। तो फिर आउटपुट भी वैसे ही और उसका रिवॉर्ड भी वैसे ही। तो ये बात मैं अक्सर अपने बच्चों से कर लेता हूं पहले, ताकि भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। क्योंकि मुझे ना 4वीं 5वीं क्लास के बाद नज़र आने लगता है कि कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूं आप सारे क्वालिफाई, समझ रहे मेरी बात? और भाई अपना ना बिहेवियर बदलते रहेंगे, और चॉइस नहीं है, सब पढ़ना है, पूरा करना है सिलेबस। मेरे पास पहले तो सब्जेक्ट ये पूरा था, लेकिन अब वक्त और हालात की वजह से ये सब्जेक्ट एक पोर्शन बन के रह गया है। यानी कि अब आप इसको 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक पेपर आपका इकोनॉमिक्स का है, दूसरा बिजनेस का है। पेपर 100 मार्क का है, 25-25 MCQs आएंगे और कंपोजिटली पास करना है। यानी कि आपने 25 MCQ सही करने, अब वो चाहे पूरे बिजनेस के हों चाहे पूरे इकोनॉमिक्स के हों। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने बिजनेस के सारे MCQ सही किए, इकोनॉमिक्स के सारे गलत किए, वो पास हो जाएगा। एक बच्चे ने सारे MCQ इकोनॉमिक्स के सही किए, बिजनेस के सारे गलत कर दिए, वो भी पास हो जाएगा। एक बच्चे ने कुछ MCQ सही किए इकोनॉमिक्स के, कुछ सही किए, लेकिन वो इतने थे सफिशिएंट कि उसके 50 नंबर या उससे ऊपर आ गए, पास हो जाए। फेल हुआ तो दोनों दोबारे देने हैं, पास हुआ तो दोनों पास हो गए। अब वो कैसे किया आपने, आई कैप कहते हैं इसमें हमारी कोई कैद नहीं है। आप एक के 10 सही कर लें, दूसरे के 25 सही कर 15 सही कर लें, पास हो जाएंगे। आपने 25 MCQ सही करने हैं 50 में से, जो कि मुश्किल टास्क नहीं है। लेकिन पेपर मुश्किल आएगा, आसान नहीं, ये भी तय है। सिलेबस पूरा पढ़ना है, ये भी तय है। बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है अरे वाह यार ये तो बड़ा आसान है, 50 में से 25 MCQ मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन फिर भी बच्चे फेल होते हैं। इतना आसान होने के बावजूद भी बच्चे फेल होते हैं। क्योंकि देखो, जब लिखने वाला पर्चा होता है ना, इकोनॉमिक्स और बिजनेस पहले लिखने वाला था, तो आप कम लिखते थे, ज़्यादा लिखते थे, सही लिखते थे, थोड़ा गलत थोड़ा सही लिखते थे, तो कुछ ना कुछ नंबर मिलते थे। अब या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अब या तो है या नहीं है, बीच वाली कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे? और बस नंबर नहीं पता चलने चाहिए आपको। क्या बोला मैंने? नंबर नहीं पता चले। नंबर पता चले, आई कैप नंबर उनको बताता है जिनको वो फेल करता है। नंबर आ गए ना अगर आपके 48, बस भोले की कश्ती डूब गई, बोला गया। नंबर नहीं पता चलने चाहिए। आप पेपर दे के आए, रिजल्ट आ गया, स्टेटस पास, खुश हो। नंबर पता, नंबर आई कैप उनको बताता है जो फेल हो जाते हैं। 38, 42, 46, 48, 49, समझ रहे हो? तो नंबर नहीं पता चलने चाहिए। तो नंबर नहीं, आप आई कैप से नंबर नहीं पूछें, नंबर नहीं चाहिए, मुझे पास का स्टेटस चाहिए, बस मुझे पेपर पास करना है। तो ऐसे पढ़ना है कि पेपर पास हो जाए, बाकी चीज़ें आसान हैं। इकोनॉमिक्स में कुल मिलाकर जो है वो 11 चैप्टर्स हैं। अब वो 11 तो वैसे हैं, एक चैप्टर हटा दिया है, पहले 13 थे अब 11 हो गए। एक चैप्टर हटा दिया और एक को मिला दिया, मतलब उसमें से कुछ चीज़ें कम करके। तो सिलेबस में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया है। बस अब देखा जाए तो टेक्निकली आप 2 दिन पेपर देने जाते थे, बिजनेस का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग।
तो बिजनेस के थे पहले मेरा ख्याल है 12 चैप्टर, अब वो 8 हो गए हैं, मिला दिया कुछ को और कुछ को हटा दिया। और इकोनॉमिक्स के जो थे वो पहले 13 थे, अब हो गए हैं 11, दो हटा दिए, मतलब ज़ाहिरी तौर पे लग रहा हटा दिए, लेकिन उसमें से एक हटाया और एक को कंबाइन कर दिया। तो पहले आप 13 चैप्टर पढ़ के एक पेपर देते थे और 12 चैप्टर पढ़ के एक अगला पेपर देते थे। अब आपने पढ़ने हैं टोटल कितने चैप्टर भाई? 10 और 11 21 चैप्टर और पर्चा है एक ही दिन। बच्चे खुश हुए, एक हो गया, पेपर कम हो गए। आई कैप ने आपको बनाया है, समझ रहे हैं? अब आपने 2 पेपर एक दिन में देना है, तो प्रेशर कम नहीं है, प्रेशर बढ़ गया भाई। पहले मैं 13 चैप्टर पढ़ के एक दिन पेपर देता था, फिर घर आता था, रिलैक्स करता था, खाना वाना खाए, फिर 11 चैप्टर रिवाइज करता था, 12 चैप्टर, और अगले दिन जाके, या एक दिन का गैप होता था या कभी 2 दिन का भी मिल जाए तो फिर मैं अगला पेपर दे। अब क्या होगा? तुम्हें एक ही दिन पेपर देने जाना है, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, और कितने चैप्टर हो गए? 21। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैनेज करके चल रहे हैं। शुरू में होता क्या है, बच्चे मार रहे तो चिल, टीचर भी चल रहे होते चिल, बिल्कुल लुल सुन, बिल्कुल मस्ती चल रही होती है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। आप बोलते ये क्या है साला, इतना आसान। फिर अचानक से ना प्रेशर आता है। 3 महीने है ना भाई, 3 महीने में 21 चैप्टर पढ़ने हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। अकाउंटिंग के पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हैं भाई अकाउंटिंग के? 18। सब मिला लो, बाई कॉम्पोनेंट मिला लो, वैसे 12 हैं शायद 13 हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे हिस्से भी जोड़ेंगे तो आप इतने हैं। उसके बाद आपका मैथ्स और स्टैट्स है जो मिल गया है, मतलब वो भी साथ है। तो अब ये देखने में ऐसा लगता है भाई ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये तो हम पास ही कर लेंगे, लेकिन जब आप इसके टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे ना, तो आपके पास टाइम नहीं है भाई साहब। हमें तो पहले दिन से, लेकिन हम पहले दिन से थोड़ा हौले हौले सिल्लो सिल्लो चल्लो चल्लो वल्लो वल्लो कर रहे होते हैं कि भाई चलो प्रेशर ना दें बच्चों को, पहले थोड़ी सी बेस बन जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन एकदम से प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को मैनेज यूँ करना है कि आपने साथ साथ पढ़ना है, काम जमा नहीं करना। आई कैप के अंदर पढ़ाई को पढ़ने का तरीका ये है कि इंस्टीट्यूट आने का टाइम अलग है, घर में अपने आप को देने का टाइम बनाएंगे। अब वो 1 घंटा बनाया, 2 घंटा बनाया, 10 घंटे बनाए, 5 मिनट बनाए, 15 मिनट बनाए, ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। हर आदमी का जहन अलग है, कुछ को देर से रिटेन होता है, कुछ को जल्दी होता है। तो जिसको जल्दी होता है वो कम टाइम में मैनेज कर लेगा, जिसको देर से होता है वो टाइम देगा। जब आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे ना, आपके लिए आई कैप का पेपर पास करना मुश्किल है। बैठ के पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ आप पढ़ने नहीं आ रहे, यहाँ आप सीखने आ रहे। आप सीख कर घर जाएंगे, बैठेंगे किताबों के साथ और फिर पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है, चूंकि MCQs हैं तो बड़े बड़े पैराग्राफ और लंबी लंबी चीज़ें, एक लाइन रिस्पॉन्स लिखना सीखेंगे, एक लाइन का, एक लाइन पे बात पूरी, बुलेट्स बनाएंगे, की पॉइंट्स लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से मुझे एतराज़ है, ये अभी इस दफ़ा मिला भी था, तो मैं कमेटी में तो था जिसने सिलेबस सजेस्ट किया, ये यूँ ऐसा वैसा ये करके, उसमें भी मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन भारत जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है वो हो गया। तो आई कैप के अंदर बिला ज़रूरत की इतनी एक्सप्लेनेशन है, फालतू की लंबी की हुई है ऐसी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने चैप्टर की बनानी है समरी। क्या बनाएंगे मेरा बेटा? हर चैप्टर, मैथ्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, समरी बनाओ। समरी क्या मतलब? काम की बातों को एक जगह करके, भाई मिसाल के तौर पे सर ने प्रैक्टिस करा या पढ़ाया, एक चैप्टर 10 पेज में कंप्लीट हुआ, आपने उसको एक पेज पे ले आना। की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिख लिख के, काम की बातें, हर आदमी अपनी अपनी समरी बनाए और आपस में समरी को क्या कर ले, शेयर कर ले, ताकि आपको अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो इम्प्रोवाइज हो जाए। बकिया पढ़ते रहें साथ साथ, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग वो होंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ी होगी, किसी से सुना होगा कि थ्योरेटिकल है, बेकार है, बोरिंग है, भाई बहुत मुश्किल है, आसान है, कुछ अलग अलग तरह के सबके अपने वो व्यूज़ होते हैं। अब अकाउंटिंग के बारे में ये है कि भाई मज़ा आता है, करते हैं, न्यूमेरिकल है, ये मैं खुद अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ तो। लेकिन बहरहाल इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, इट वुड बी अ मदर ऑफ ऑल मॉनेटरी साइंस। इकोनॉमिक्स है क्या? अब जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। किसी आदमी से मैंने आज तक इकोनॉमिक्स की एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं सुनी। वो हर आदमी अपनी जो बचपन की रटी रटाई डेफिनेशन है वो सुनाता है। कितने लोग पढ़ के आ रहे हैं इकोनॉमिक्स? हाथ उठाइए। 1 2 3। क्या पढ़ा भाई? इकोनॉमिक्स क्या होता है?
इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब पहले ये तो बता बच्चों को कि इकोनॉमी क्या होती है। कंट्री तो समझ में आता है, मुल्क, एक जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस, एक वजूद जहाँ बहुत सारे लोग रहते हों। जैसे अगर मैं इसको कमरे को क्लासरूम कह रहा हूँ तो ये सेट ऑफ अरेंजमेंट है ना, और हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो ये क्लासरूम बन गया, ऐसे ही है ना। तो ये कंट्री किसे कहते हैं, जहाँ जहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहने के लिए तैयार हो और उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री हो, उसे मुल्क कहते हैं। मुल्क के अंदर इकॉनमी क्या है, ये इकॉनमी, इसने एक वर्ड बोला, इकॉनमी को स्टडी करते हैं। इकॉनमी क्या होती है? बाय और सेल, है ना, बाय और सेल करना, ये है इकॉनमी। इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, बताइए। माली हालात, ऐसे ही। देखो, और कोई घर से कोई रिस्पॉन्ड करेगा? अमजद, वीवो, अबे वीवो किसका नाम है भाई? हंसिका, और कोई बोलो भाई जिसने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है। अमजद अली कह रहा है, वक्कास, हसनैन, अमजद अली, दर्पण, वानिया, बोलो भाई क्या है इकोनॉमिक्स? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। देखो मेरे बच्चे, हम जो इंसान है ना, हम इंसान जब दुनिया में आए ना तो हमने दो तरह की एक्टिविटीज़ करना शुरू करी। एक जो हमारी फितरत है, हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, इफिलिएशंस क्रिएट करते हैं। जिस घर में आप पैदा हुए, वक्त के साथ समझे ना कि ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरी अम्मा हैं, पहले तो आप ज़रूरत से के आदमी हैं, ये बात समझ लीजिए। हम सारे जो यहाँ बैठे हुए अपनी ज़रूरतों से हैं। बचपन में आपको पता था कि ये माँ है मेरी? जब आप छोटे थे, 1 दिन 2 दिन के, आपको कुछ भी नहीं पता था कि कौन है, पता नहीं कौन है ये, मैं कहाँ आ गया हूँ। आप तो रोते थे, परेशान होते होंगे लोगों को देख के, ये भी क्या है, ये क्या चल रहा है। लेकिन आपने ये महसूस करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार ये एक औरत है, या औरत है, मर्द है, ये भी नहीं पता था आपको। ये एक वजूद है जो मेरे सामने घूमता है। मुझे जब कोई ज़रूरत होती है मैं आवाज़ निकालता हूँ, किसी भी तरीके से मैं एक आवाज़ निकालता हूँ, और फिर ये औरत आती है और मेरी ज़रूरत को पूरा करती है। तो आप चिल्लाना सीखें, अपनी ज़रूरत को बताना सीखें, और फिर उससे आपका एक रिलेशन बना उस औरत से। तो थोड़ा अरसे बाद पता चला कि ये मेरी माँ है। फिर एक आदमी से रिलेशन बना कि यार ये सुबह तैयार होता है, बड़ा प्यारा लग रहा होता है, बाहर चला जाता है, रात में आता है, अजीब मनूस हालत इसकी, 12 बज रहे होते हैं, इसकी शक्ल पे ये है कौन साला, आता है मेरी यूँ करता है, यूँ करते हैं, क्यों तंग कर रहे हैं मेरे को भाई, कौन है? मैं तुझे रात में बताता हूँ बेटा, सोने ही नहीं दूंगा तुझे। तो वो कौन, पता चला भाई ये अब्बा है। आज जब मुझे और आपको खाने की ज़रूरत महसूस हो, कोई कपड़े चाहिए, कोई ज़रूरत हो, हम किसको आवाज़ लगाते हैं? ऐसा है ना, अल्लाह आपकी अम्मा को सलामत रखें, अल्लाह मेरी अम्मा की मगफिरत करें, अम्मा को बुलाते हैं ना। लेकिन अगर कोई माली मसला हो तो कि यार अब्बू फीस भरनी है, अब्बू ये चाहिए, अब्बू वो चाहिए, अब्बा ये चाहिए, तो हम ज़रूरत के आदमी हैं, हम सब ऐसे ही। इसमें खुदगर्जी नहीं है, अल्लाह ने इस दुनिया को जोड़ा ही है सबब से। भूख लगेगी खाना खाओगे, जिंदा रहना है सांस लोगे, प्यास लगेगी पानी पियोगे, जिस्म को ढकने के लिए कपड़े चाहिए या कोई लिबास चाहिए आपको, ये करेंगे हम, हमें ज़रूरत है हमारी। तो सर हम इंसान जो है ना, दो तरह की एक्टिविटी करते हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। ये जो मैं और आप घर में करते हैं, रहते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं, अब्बू ने कहा यार ये कर दो, अम्मी ने कहा बेटा पानी पिला दो, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अम्मा खाना पका रही है ना, अब्बा आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर में कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, घर की सफाई में अम्मा का हाथ बटा रहे हैं, अम्मी ने कहा किचन में जाओ बेटी चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आपने चाय बना दी। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन सिर्फ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम इस माशरे में, इस सोसाइटी में, इस इकॉनमी में, इस मुल्क में जिंदा, इसीलिए इंसान ने दूसरा काम शुरू किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? देखो, जो पहला इंसान दुनिया में आया था, जिनको हम मुसलमान हज़रत आदम और अम्मा हव्वा कहते हैं, और ईव और एडम क्रिश्चियंस कहते हैं। अब हिंदुओं के अंदर एक अलग अपना एक रिलीजन है, तो उसके अंदर एक अपनी कोई ना कोई तो आया ना पहले इंसान। तो जो लोग अल्लाह को मानते हैं, चाहे वो उसको जीसस बोलें, चाहे उसको वो भगवान बोलें, चाहे उसको वो अल्लाह बोलें, या कोई भी एक नाम दें, हम जो अल्लाह या गॉड या के तसव्वुर को समझते हैं, तो हम समझते हैं कि ऊपर एक पावर है ऐसी जो सारे निज़ाम को चला रही है, ऐसे ही है। तो जब इंसान दुनिया में आया ना, तो इंसान अपनी ज़रूरत का इंसान तो था वो, क्योंकि उसे ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें चाहिए थी।
तो उसने शुरू की ह्यूमन एक्टिविटी, रहने की जगह ढूंढी, खाने के लिए कुछ उसने इस्तेमाल किया होगा, पीने के लिए कुछ इस्तेमाल किया होगा, जिस्म ढकने के लिए कुछ इस्तेमाल किया होगा। ये सब इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान पहले दिन से दुनिया में आके कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दुनिया की पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ती चली गई, तब लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ी। क्या मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी? तब लोगों ने एक्सचेंज शुरू किया। क्या शुरू किया? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। यार ये क्या है तुम्हारे पास? बोला भाई ये कपड़े हैं। यार ये कैसे बनाते हो तुम भाई? बोला ये जो जानवर हैं हम इनको मारते हैं, इनका शिकार करते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनको मार देते हैं अपने ज़िंदा रहने के लिए, और फिर इनकी जो खाल है ना उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, पानी से धोते हैं, उसका फर हटाते हैं या कभी फर के साथ फिर हम इससे ढकते हैं अपना जिस्म, तो हमें सर्दी कम लगती है, हम मौसम से बच पाते हैं। यार ये मुझे भी दे दो भाई, तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? बोला यार देखो ये फल हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये प्रोडक्ट है, ये तुम खाओ देखो कैसे। बोले यार ये तो बड़े मज़े का है, हम तो खाली गोश्त खाते हैं, मछली पकड़ ली, कोई जानवर पकड़ लिया, खा लिया उसको, हम तो ये पहले दिन से नहीं खा रहे ना ये सब कुछ। यार आज आप अपने दादा को पिज़्ज़ा खिलाएं तो आपके दादा के ज़माने में पिज़्ज़ा था भाई? क्या नहीं था यार। अब अपने दादा को डोनट खिलाएं, नाना को, उनके ज़माने में डोनट थोड़ा ना था भाई। ये तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनती चली जा रही है दुनिया में। मैं जब आपकी जगह पढ़ता था ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में, लेकिन आज है। तो मैं क्या इसका इनकार करूंगा कि ये चीज़ है ही नहीं भाई? भाई हमने पढ़ी नहीं है, आपने तो पढ़ी है। आज ऑनलाइन बैंकिंग का एक अपना वजूद है। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सचेंज करना शुरू हुआ। तो अब देखो अपनी सोसाइटी में देखो, अपने इर्द गिर्द देखो, अपने घर में देखो, हर वो एक्टिविटी जो इंसान कर रहा है जिसमें एक्सचेंज हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं के इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि एक वैल्यू हम उसे दे रहे हैं और एक वैल्यू वो हमें दे रहा है। दैट व्हाट इट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके बगैर आज की दुनिया में मेरा और आपका सर्वाइवल नहीं। अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए क्लास खत्म, अभी इंटरनेट का कनेक्शन बंद हो जाए क्लास, क्यों सर? फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं होगा। फिजिकल वाले पढ़ लेंगे, ऑनलाइन वाले तो हमने तो कमिटमेंट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल दे रहे हैं। तो लाइट गई, इंटरनेट गया, कनेक्टिविटी डिसॉल्व। अब मैं ना पढ़ा पाऊंगा ना बच्चे पढ़ पाएंगे। सो हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, आप बाइक में बैठ के यहाँ आए, अभी रिक्शे में बैठ के घर जाएंगे, ये कपड़े खरीदे, जूता खरीदा, बैग खरीदा, आई कैब की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की, ARTT की जो भी ट्यूशन फ़ी है वो पे की, सुबह टूथब्रश किया, अपने घर में लाइट, फैन, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीनरी, इक्विपमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप करें अपने घर में या यहाँ में ARTT में करें, ये सब एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का रिजल्टिंग इफेक्ट है और ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो दुनिया में, आज की दुनिया में सर्वाइवल डिपेंडेंट है किस पर? शायद कोई एक ऐसा आदमी हो या एक फैमिली हो, वो कहे भाई वो आज हम उनको ट्राइब कहते हैं, जंगली कहते हैं, हम उन्हें इंसानों में डिस्कस नहीं करते। करते हैं भाई? आज भी दुनिया में ऐसी जगह है, अमेज़न के जंगल में इंडिया के करीब एक जजीरा है, क्या नाम है उसका, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, वो अब तक बाहर की दुनिया से वहां कोई इंसान नहीं गया, वो मार देते हैं उनको। वो वहीं रहते हैं, उसी जजीरे पे रहते हैं, उसी तरह रहते हैं जैसे पहला इंसान था। आधे कपड़े पहने हुए होंगे, लकड़ी के भाले बनाए हुए, उससे वो आने नहीं देते इंसानों में। वो नेचर पे डिपेंडेंट है, क्या खाते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं वो जानते हैं, और वो जिस रिलीजन को मानते हैं उसका अल्लाह, उसका खुदा, उसका गॉड, उसका भगवान जानते हैं। लेकिन हम कैसे रहते हैं? हमारी इकोनॉमिक लाइफ है ना, हम 24 घंटे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इवन हम सो रहे हैं ना तो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर रहे हैं। आप जिस मैट्रेस पे सो रहे हैं, जो बेडशीट बिछी हुई है, ऊपर फैन या AC या लाइट या मॉस्किटो का कॉइल जल रहा है, हम 24/7 इन्वॉल्व हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में। दैट ऑल एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक्स हर उस एक्टिविटी को डिस्कस करेगी जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, और यही एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिजनेस को डेवलप करता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स को। इसका मतलब ये तीनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। देखो
मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक फ्राइज की दुकान खोली, करते 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 मैं मशहूर हो गया। मैंने उसका नाम रख दिया OPTP, नाम सुना है आपने? 1 पोटैटो 2 पोटैटो, अजीब सा नाम है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे महंगे चिप्स बेचते हैं आलू के, और लोग खरीद के खाते हैं, हर गली के कोने पे मिल रहा है। फ्रेंच फ्राइज की दुकान तो हर गली के कोने पे है ना भाई, सबसे कॉमन फूड है ना खाने के लिए, ये हर कोई खाता है, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। वो चिप्स मिलते हैं 50-100 रुपए के, यही चिप्स एक कंपनी 500 रुपए का बेचती है। इतने से आप किसी छोटी सी दुकान से 500 रुपए के आलू के चिप्स लें, आपको इतना भर ढेरा मिल जाएगा। लेकिन आप OPTP में लें, वो इतना सा प्लास्टिक गत्ते का डब्बा होगा, उसमें 15-20 आलू के वो होंगे चिप्स, और उस पर सॉस डालेगा तो वो 600 रुपए का हो जाएगा। और ये छोटी सी दुकान होती है, यहाँ पे आप जाके 50 रुपए लेंगे तो वो 10 तरह के सॉस फ्री में डाल देगा उस पर। तो लोग खा रहे हैं ना भाई। तो जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है बिजनेस। और जिस दिन बिजनेस शुरू होता है उस दिन से अकाउंटिंग शुरू होती है। इसका मतलब दुनिया के सारे बिजनेसेस पहले क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद रजा मीर ने घर पे पढ़ाना शुरू किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अहमद पढ़ाते 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 अहमद को लगा नहीं यार ये बहुत अच्छा काम है, मैं, हालांकि अहमद एक क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट है ना यार, अगर इंडस्ट्री में होता, ही इज द यंगेस्ट CFO एट दैट टाइम व्हेन ही वाज क्वालिफाइड। ये पिकेक का एक बैंक हुआ करता था, उसका ये CFO था अहमद, तो ही इज द यंगेस्ट CFO इन पाकिस्तान। लेकिन अब जो है वो जो इसने छोड़ दिया वो करना। इसने क्या किया, पढ़ाना शुरू किया। इसको लगा कि यार मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, इसने अपना इंस्टीट्यूट खोला। तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जैसे ही आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं वो बन जाती है क्या, बिजनेस। और जिस दिन बिजनेस शुरू होता है अकाउंटिंग भी उसी दिन। आप अकाउंटिंग में पहली ट्रांजैक्शन अभी बनाओगे या बना ली होगी, तो पहली ट्रांजैक्शन, पहला इवेंट अकाउंटिंग में है क्या, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस शुरू होगा तो अकाउंटिंग शुरू होगी। अकाउंटिंग बिजनेस के इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगी, क्लासिफाई करेगी, समराइज करेगी, यही तो अकाउंटिंग का काम है भाई। और ऑडिटर उसको क्या करेगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट करेगा, उसे स्क्रूटनाइज करेगा, उसे एग्जामिन करेगा बुक ऑफ अकाउंट्स, और अपना ओपिनियन देगा कि भाई ये अकाउंट सही बने हैं या। इसका मतलब दुनिया में जितनी एक्टिविटी जो इंसान परफॉर्म कर रहा है जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब आप ऑर्गेनाइज कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा। अब मैं इकोनॉमिक्स की वो डेफिनेशन जो यहाँ पर अमजद अली ने भी लिखी कि इकोनॉमिक्स है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। पहले इंसान करा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने सर्वाइवल के लिए, फिर अपने और दूसरों के सर्वाइवल के लिए उसने क्या करना शुरू किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज है। सो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। लिखेंगे, मैं 3 तरीके से पढ़ाऊंगा, सुनिएगा मेरी बात। हम पहले ये जो प्रेजेंटेशन तुम देख रहे हो ना, ये एनिमेटेड प्रेजेंटेशन हम इससे पढ़ेंगे, इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। दूसरी चीज, जैसे ही मैं ये प्रेजेंटेशन पढ़ा के खत्म करूंगा, फिर मैं खोलूंगा स्टडी टेक्स्ट। इस पूरे चैप्टर को पहले हम इस तरह पढ़ेंगे, फिर स्टडी टेक्स्ट की इसकी स्किमिंग करेंगे कि बुक में क्या क्या है, काम की बातें क्या हैं, और फिर आखिर में मैं दूंगा चैप्टर की समरी, जिसमें कुछ चीज़ें मैं लिख कर दूंगा, कुछ चीज़ें आप लिखेंगे, ताकि आपकी नॉलेज भी अपडेट हो जाए और आपकी समरी भी डेवलप हो जाए। समझ रहे? तो पहले हम पढ़ेंगे किससे, प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर सारी चीज़ें काम की नहीं है, सिलेबस चूंकि पूरा पढ़ाना है तो सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जिन चीज़ों को इंगेज करूं कि हाँ भाई ये चीज़ है लिखने की, पढ़ने की, उसको टारगेट करेंगे, और बाकी चीज़ों को रिडंडेंट करेंगे। काम की बातों को लिखेंगे, बुलेट बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे, काम की बातें टारगेट करेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। ये लिख लीजिए, काम की बात है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। जिस सब्जेक्ट को मैं और आप आज पढ़ रहे हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये सोशल साइंस की ब्रांच है। अगला सवाल, सर ये लिख लेना, ऊपर वाला जो बुलेट है जिसको मैंने चेक मार्क कर रहा हूं वो लिखेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। अब जो लिखा हुआ है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है। सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी, सोशल साइंस डील किससे करती है, सोसाइटी से, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट विद इन अ सोसाइटी,
दो बातें हो गई। इसका मतलब ये है कि जब मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ूं तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कौन सी दो चीज़ों का? एक सोसाइटी, दूसरा बोलो भाई इकोनॉमिक एजेंट। सो सर सोसाइटी क्या है और इकोनॉमिक एजेंट क्या है? अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को समझ लूँ तो मुझे सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऐसे हमने पढ़ा है बचपन में, सोशल स्टडीज़ पढ़ा है ना बचपन में, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है, चाहे वो कैम्ब्रिज हो या इंटरमीडिएट वाला हो। सो सर अब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं हमें ये पता चल गया कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, और सोशल साइंस दो चीज़ों से डील करती है। नंबर 1 सोसाइटी, नंबर 2 इकोनॉमिक एजेंट। सोसाइटी किसे कहते हैं और इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है, ये वाली डेफिनेशन लिखने की है। सोशल साइंस का एक फॉर्मूला बना लो, सोशल साइंस इज इक्वल टू व्हाट? सोसाइटी प्लस इकोनॉमिक एजेंट। सुन रहे हो? तो सोसाइटी जो है वो क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। सर सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी देखो लिखा हुआ है क्लस्टर कहते हैं जमघट्टा, कंपोजिशन। अ क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन who live in a definable area or community and agree to share resources। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें, इसको सुन लीजिए। सोसाइटी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इदारे, इंस्टीट्यूट्स, इदारे समझते हैं ना, जैसे जहां बैठे हैं ये क्या है भाई, इदारा है। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक और इदारा है, ऑर्थर लॉरेंस, वो अकाउंटेंसी कंसल्टेंसी फर्म है। फिर बाहर रोड पे चले जाएं, सैकड़ों बैंक नजर आएंगे, ये क्या है, इंस्टीट्यूशन। So group of individual and institution who live in a definable community and agree to share resources, अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से क्या करने के लिए तैयार है, शेयर करने के लिए। इसे हम कहते हैं सोसाइटी। एक बहुत बड़ा मैदान हो, उसमें एक घर हो, आप उसको क्या कहेंगे? एक फैमिली। सोसाइटी एक फैमिली नहीं होती। आप जहाँ रहते हैं, जब मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं तो आप अपना एक इलाका बताते हैं। फिर मैं पूछूं शहर तो आप शहर बताते हैं, मुल्क बताते हैं। इसका मतलब ये एक डिफाइनेबल कम्युनिटी है। एक बहुत बड़े मैदान में एक घर बना हो तो उसका कोई एड्रेस नहीं होगा, लेकिन मैं और आप जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जहाँ बहुत सारे घर हैं और उस इलाके के लोग एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए तैयार हैं। तुमने नोटिस नहीं किया, कराची के अंदर देखो, तुमने नोटिस किया है कभी? ऑब्जर्वेशन है तुम लोगों की, तुमने नोटिस नहीं किया एक तरह की जबान बोलने वाले एक इलाके में रहते हैं, एक तरह के रिलीजन को अडॉप्ट करने वाले एक इलाके में रहना पसंद करते हैं? नहीं नोटिस किया आपने? किया है ना। जैसे आप जहां रहते हैं आपकी कोशिश होती है मैं उस इलाके में रहूं जिस इलाके में मेरी जबान, मेरी रिलीजन, मेरी कास्ट के लोग हों, ताकि एसिमेट्रिक रहे। आप बोलते हैं पंजाबी, मैं आपको ले जाकर रख दूं ऐसे इलाके में जहां बलोची हैं, अब वो सारे बलोची में बात करेंगे, आप उनकी शक्ल देखते रहेंगे, आप पंजाबी बोलेंगे वो समझेंगे ही नहीं। तो हम ऐसी जगह रहते हैं जहां के लोगों की जबान, कल्चर, एडॉप्टेशन, रिलीजन एक दूसरे से मिलता हो और वहां रहने वाले लोगों के रिसोर्सेज हम एक दूसरे से शेयर करें। अभी तुम यहाँ से क्लास लेके घर पहुंचे, ठीक है, शाम में, रात में, जब भी, मुझे नहीं पता क्लास कब तक है आपकी, अब घर पहुंचे, इलाके में लाइट ना हो, हाउ यू फील? बोलो भाई, इलाके की लाइट ना हो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। घर गया, आपने दरवाज़ा पीटा, आवाज़ दी, अम्मा आई, भाई लाइट गई हुई है 6 घंटे से, तुम लोग ज़रा कंप्लेन करो, हम सुबह से बैठे हुए अंधेरे में, पता नहीं क्या मुश्किल है, खाना भी नहीं बना। अब्बा को अपने फ़ोन करके बोल दो आज खाना लेकर आ जाए, मैं नहीं बना रही अंधेरे में खाना। बुरा लगा ना आपको? अगले दिन आप फिर गए, अब इलाके की लाइट थी, अब कैसा लगेगा? आप फौरन कंपैरिजन करेंगे, यार शुक्र है लाइट है भाई, आज अल्लाह का शुक्र। अब आप गली में घुसे, पूरी गली रोशन हो रही है, हर घर में लाइट जली है, आपके घर में अंधेरा है, अब कैसा लगेगा? बोलो, कल जितना बुरा या उससे ज्यादा बुरा? उससे ज्यादा बुरा। अब आपने गेट पीटा, अम्मा आ गई ऊपर से, आग हो गई तुम्हें, आप मिल गई फुर्सत आवारागर्दी करके, अम्मी क्लास लेके आ रहा हूँ, फोन करो भाई सबकी लाइट आ रही है, हमारी गई हुई है सुबह से लाइट, ना तुम्हें वो ना तुम्हारे अब्बा को कि एक फोन करके पूछ लो, अच्छा अम्मी कर रहा हूँ। अब आप ऊपर गए, अब आपको ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि जिस इलाके में आप रहते हैं ना, उनका और आपका कॉमन इंटरेस्ट सेम है। आपको बुरा यूं लग रहा है कि सबकी आ रही है और हमारी नहीं आ रही।
अचानक से पूरे इलाके की लाइट चली गई, बोलो अब खुशी होगी या बुरा लगेगा? अब खुशी होगी। ये हो तो ये है सोसाइटी। पानी आ रहा है? हाँ। पानी आ रहा है? हाँ। आपके यहाँ आ रहा है? जी। यार हमारे यहाँ नहीं आ रहा। आप रोड खोद देंगे गली का? लोग बोलेंगे भाई यार अभी नया रोड डाला। बोला भाई क्या हो गया, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हम तो खोदेंगे। आपके यहाँ नहीं आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा ना भाई, हमारे यहाँ तो 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, आप लोगों के तो आ रहा है। आप रोड खोद देंगे, खड्डा डाल देंगे, भाई खोलो लाइन दिखाओ हमें क्या हो रहा है इसके नीचे, हमारे यहाँ क्यों नहीं पानी आ रहा? क्यों? क्योंकि आपका और उनका कॉमन इंटरेस्ट, सबके यहाँ नहीं आ रहा ना तसल्ली है, सबके यहाँ आ रहा है फिर तसल्ली है। सो ये है सोसाइटी। बताओ एक इलाके में एक खाने का रेस्टोरेंट खुले दबंग अच्छा, जिसका फूड भी अच्छा है, प्राइस भी कम है, कैसी होगी उसकी सेल? और कोई रेस्टोरेंट नहीं है उस इलाके में, ज्यादा होगी। उसके बराबर में उसी की तरह उतना ही अच्छा एक और रेस्टोरेंट खुल जाए, अब क्या होगा? अब सेल्स बढ़ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 हिस्सों में। एक और खुल जाए रेस्टोरेंट, और खुल जाए एक रेस्टोरेंट, तो ये पागल हैं सारे एक ही इलाके में बैठ रहे हैं आके। तुमने नोटिस नहीं किया? फूड स्ट्रीट, सारे खाने की दुकानें एक तरफ, कंप्यूटर की दुकानें देखो, सदर में जाओ, रीगल, नास प्लाजा, सारे कंप्यूटर वाले एक तरफ। तो भाई फिर तो किसी का कंप्यूटर नहीं बिकेगा। तारिक रोड पे चले जाओ, सारे कपड़े की दुकानें एक साथ हैं। तो जब सारी दुकानें, तो फिर तो किसी का माल नहीं बिकेगा। लेकिन फिर भी वो सब एक जगह होते हैं, क्यों पता है? उनका कॉमन इंटरेस्ट एक है। आप नोटिस करें, आप हाईवे पे चले जाएं फूड स्ट्रीट, आप हुसैनाबाद चले जाएं फूड स्ट्रीट, आप बंस रोड चले जाएं फूड स्ट्रीट, सारे खाने की दुकानें एक तरफ है। आप बहादुराबाद चले जाएं फूड स्ट्रीट है ना यार, आप यहाँ डिफेंस चले जाएं फूड स्ट्रीट। तो भाई क्या है यार, सारे खाने वाले एक जगह आके बैठे, यार अच्छा खासा मैं बेच रहा था। नहीं सर, यही बिकेगा माल, बिकॉज इन सब का कॉमन इंटरेस्ट सेम। ये है मार्केट का कॉन्सेप्ट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से शुरू हुई बात, बिजनेस में कन्वर्ज हुई, फिर मार्केट्स बनना शुरू हुई, और अब मार्केट का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले मैं और आप मार्केट पढ़ते थे तो क्या समझते थे? मार्केट किसी जगह को कहते हैं, लेकिन आज की मार्केट जगह नहीं है, अरेंजमेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्टोर वो है जो है ही नहीं, अमेज़न। अमेज़न है ही नहीं। अमेज़न की दुकानें हैं ऑनलाइन, जिधर खोल दो अमेज़न का स्टोर मिल जाएगा आपको, लेकिन अमेज़न का कोई स्टोर है ही नहीं, सब वर्चुअल है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वो है जो नजर ही नहीं आती, विच इज ई मार्केट, ई कॉमर्स। समझ रहे? तो ये कहां से शुरू हुआ और कहां आगे पहुंचा? तो ये है सोसाइटी। ये है क्या? सोसाइटी। अब आगे बढ़े, उसमें आ गया इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट किसे कहते हैं? सर हमने तो वो वाला ISI वाला एजेंट सुना है, रॉ का एजेंट सुना है, मोसाद का एजेंट, वो हमने कुलभूषण यादव को पकड़ लिया है ना। एजेंट तो हम ये समझते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है? एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। एक एक्टर जो रिएक्ट करेगा और एक डिसीजन मेकर जो डिसीजन लेगा, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट। डेफिनेशन लिखोगे, ये आ सकती है पेपर में। इकोनॉमिक एजेंट कौन है? जिस पे चेक मार्क लगा रहा हूं वो लिखते चले जाओ। काम की बातें बोलूंगा, फालतू बातों को लिखने नहीं बोलूंगा मैं। एन एक्टर और अ डिसीजन मेकर विद इन एन इकोनॉमिक मॉडल। कौन है? कौन है इकोनॉमिक एजेंट? ये एक एक्टर भी है और एक डिसीजन मेकर भी है, जो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर आपको नजर आता है। समझ रहे? क्लियर हो रही है बात? तो सर क्या मतलब इकोनॉमिक एजेंट एक्टर भी और डिसीजन मेकर भी? बताओ, जब तुमने ये तय किया कि मुझे CA करना है, तुम कौन थे? एक्टर और डिसीजन मेकर। तुमने फिर ढूंढना शुरू किया, पूछना शुरू किया कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कहाँ जाके पढ़ूं कि मैं लॉन्ग टर्म पढ़ता रहूं। तो तुम्हें किसी ने कोई नाम दिया, किसी ने कोई नाम दिया, लेकिन तुमने डिसाइड किया कि मुझे ARTT में पढ़ना है। तुम कौन हो? डिसीजन मेकर। ऐसे ही है ना? लेकिन जब तुमने एडमिशन ले लिया, टाइम टेबल बनकर मिला, तुम्हें पता था मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स तुम्हें भाई। अब आप कौन है? अब आप एक्टर हैं। तो हम अपने इकोनॉमिक मॉडल के अंदर एक्टर भी हैं, डिसीजन मेकर भी हैं। हम सारे लोगों ने प्लान किया कि भाई सर अच्छा रिजल्ट आया, हम सब पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पे चलते हैं सर, डन हो गया, चलो खाने पे। तो जब हम ये तय कर रहे हैं कि हम खाने पे जा रहे हैं, तो हम कौन हैं? हमने रेस्टोरेंट सेट किया, हम कौन हैं? हमने खाना ऑर्डर किया, हम कौन हैं? लेकिन अब खाना आ गया, अब कौन है? एक्टर। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो हमारे सारे पॉलिटिशियन क्या बन जाते हैं? एक्टर।
कैसी कैसी कहानियां सुनाते हैं साले। कोई बोलता था लियारी को पेरिस बनाऊंगा, कोई कहता है लाहौर को पेरिस बना दूंगा, कराची को ये बना दूंगा, कद्दू। ऐसे ही है ना। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं फिर वो क्या बन जाते हैं? डिसीजन मेकर। इसका मतलब हम सारे जो आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं वो एक्टर भी हैं और डिसीजन मेकर भी हैं। तो जब मैं इकोनॉमिक एजेंट को पढ़ूं तो इकोनॉमिक एजेंट 4 हेड्स में बढ़ जाता है। ये चारों डेफिनेशंस भी आपने एहतियात से पढ़नी भी हैं और जहन में रखनी है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन ग्रुप बना लो, मुझे भी ऐड कर लो, मैं भेज दूंगा। अब ये 4 इकोनॉमिक एजेंट मिलकर क्या बनाते हैं? इकोनॉमी को बनाते हैं। सुनना मेरी बात। जैसे एक घर, एक एरिया, डिफाइनेबल एरिया, जिसमें 4-5 लोग मिलकर साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं कि भाई हम साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे, इसको हम बोलेंगे अम्मी। ठीक है, ये हमारी कौन है? अम्मी हैं, ये हमारे अब्बू हैं, ये दोनों भाई हैं या बहन भाई हैं। हम 4 लोग मिलकर एक जगह रहेंगे, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं? घर, हाउस, हाउसहोल्ड, फैमिली। ऐसे ही है ना। इसी तरह ये 4 इकोनॉमिक एजेंट, क्या बोला बॉस मैंने? ये 4 इकोनॉमिक एजेंट, कौन कौन से 4 इकोनॉमिक एजेंट? हाउसहोल्ड, घराने, फैमिलीज, हाउसहोल्ड, फिर फर्म्स, इदारे, इंस्टीट्यूशन, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा फॉरेन सेक्टर। जब ये किसी डिफाइनेबल एरिया में साथ अलाइन हो जाएं कि भाई हम 4 हैं, ये हाउस होल्ड हो गए, ये गवर्नमेंट हो गई, ये फार्म्स हो गई, ये फॉरेन सेक्टर है जो या इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट, और हम आपस में क्या शुरू कर दें पता है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज शुरू कर दें, तो ये बन गई इकोनॉमी, मईशत, जहां एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रही है अमंग इकोनॉमिक एजेंट। जब ये मुल्क बना ना तो ये कंट्री थी, लेकिन जैसे ही बनने के बाद यहाँ रहने वाले इकोनॉमिक एजेंट ने आपस में क्या शुरू किया? एक्सचेंज, जो मेरे पास है वो मुझसे ले लो, जो आपके पास है वो मुझे दे दो। सो जैसे ही एक्सचेंज ऑफ वैल्यू स्टार्ट हुई, अब ये मुल्क की इकोनॉमी बन गया। अब दुनिया की कुछ इकोनॉमीज अच्छी और कुछ बुरी। आप देखें, आप में से कई सारे लोग जो क्वालिफाई हो जाएंगे वो दुनिया के उन मुल्कों में जाने की कोशिश करेंगे जिन मुल्कों की इकोनॉमी, जहां एक्सचेंज का मैकेनिज्म स्मूथ है। जैसे जिस घर में मैं रहता हूं, अगर उस घर के अंदर एक ऐसा बबल बन जाए कि मैं अब्बू से बात नहीं कर रहा, अब्बू मुझसे नहीं कर रहे, अम्मी अब्बू से नहीं कर रही, अब्बू अम्मी से नहीं कर रहे, भाई बहन से नहीं कर रहा, तो उस घर में आपको सांस लेना भी मुश्किल लग रहा होता है। अरे क्या है यार, पता नहीं, अजीब है। अब्बू से बात नहीं कर सकते आप, अम्मी से बात नहीं कर सकते आप, भाई से बात नहीं कर सकते, भाई आपसे नहीं करता, भाई आप भाई से नहीं करते, बहन से नहीं करती, बहन बहन से नहीं कर रही, बहन अम्मी से नहीं कर रही, अम्मी बहन से। ये घर थोड़ी ना है भाई। एक दिन इस घर के लोग क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। सो आपको एक्सचेंज करना है आइडियाज, इंफॉर्मेशन। तो वो एक अच्छा घर है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे ये हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, इतने कमा रहा हूँ, ऐसे खर्च कर रहा हूँ, चलो खाने पे आज ये पकाओ, आज ये क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो घर के अंदर होती है, कि नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन जब ये चारों इकोनॉमिक एजेंट, कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, आपस में रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए तैयार हो जाए और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करें, तो ये कंट्री किस में कन्वर्ट हो जाती है? इकोनॉमी में। समझ में आ रही है? सो इकोनॉमी वो है, एक ऐसा अरेंजमेंट है 4 इकोनॉमिक एजेंट का जिनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रही हैं। डन हो गया। हाउस होल्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ, पढ़ लो घर वालों, रिस्पॉन्ड करो, समझ आ रही है मेरी बात? बोलो दोस्त, समझ में आ रही है मेरी बात? ऑल क्लियर, ऑल डन? सो सर, हाउस होल्ड क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, सही है, और नॉट ओनली कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो प्रोवाइड लेबर एंड रिसोर्सेज फॉर फर्म। फैमिली किसे कहते हैं? इंडिविजुअल्स के उस ग्रुप को जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहें और कंजम्पशन करें, चीज़ों को इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को। क्या करते हो? जैसे घर में घुसते हो, घर में सारे घर वाले चले गए शादी में, ताला लगाया, लाइटें बंद करी, जैसे ही ताला खोला आपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू किया। अपना गेट खोला, अंदर गए, लाइट्स ऑन कर दी, है ना, वॉशरूम गए, चेंज किया, बाहर आए, पानी पिया, चीज़ें कंज्यूम होना शुरू हो गई। सो हम अपने घर में कर क्या रहे हैं?
कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या कर रहे हैं, फिर यही घर वाले जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ना, सुबह किसी ना किसी इदारे में जाके चीजों को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जैसे मैं अपने घर में जाता हूं या आप अपने घर में क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, लेकिन अगली सुबह उठकर मैं इस इदारे में आके प्रोडक्शन के प्रोसेस में लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं करूंगा तो मेरा सर्वाइवल नहीं है आज की दुनिया के अंदर। तो हाउस होल्ड क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरनेट की सर्विस, मोबाइल फोन कंज्यूम कर रहा हूं, टेलीविजन कंज्यूम कर रहा हूं, टेलीविजन का जो डाटा है, टीवी का केबल है वो कंज्यूम कर रहा हूं। तो हम कर क्या रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म। आप में से कुछ लोगों के अब्बा बिजनेस करते हैं, कुछ लोगों के अब्बा जॉब करते हैं, कुछ लोगों के अब्बा लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, अपनी जमीन है, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान रेंट पर देते हैं और उससे क्या जनरेट करते हैं, पैसे। ऑब्जेक्टिव तो यही है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो सर ये हाउस होल्ड हो गया। अगला इदारा, फर्म, इंस्टीट्यूशन। जरा नाम तो लेना मेरे साथ, कुछ इदारों के नाम लो जो तुम्हें लगता है या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज। बोलो भाई किसी इदारे का नाम। पाक फैन, हाँ, क्या बना रहा है, पंखे। मटीरियल रिसोर्स, गुड्स बना रहा है। तुम नाम लो किसी इदारे का। डालडा, क्या बना रहा है, गुड्स बना रहा है। तुम नाम लो किसी का। सुजुकी, क्या बना रहा है, गाड़ियां, मोटर बाइक्स, पार्ट्स, ये बना रहा है ना। किसी सर्विस बेस्ड इंस्टीट्यूशन का नाम लो, जो चीज फिजिकल आइडेंटिटी, यूनिलीवर, केपीएमजी, एमसीबी। अब ये अमजद ने 3 नाम लिए। पहला लिया यूनिलीवर। ये यूनिलीवर क्या है सर, एक एफएमसीजी है, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। क्या बनाती है, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश। अभी नाम लिया इसने डालडा का, किसका प्रोडक्ट है, यूनिलीवर। फेयर एंड लवली, लक्स, लाइफ बॉय, किसके प्रोडक्ट है ये, यूनिलीवर के। फिर अमजद ने नाम लिया केपीएमजी। नाम सुना है तुमने केपीएमजी? क्या है यार ये, ऑडिट फर्म। क्या दे रही है, सर्विसेज। इसका मतलब दुनिया में जो फर्म्स हैं वो 2 तरह की चीजें बना रही हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज। और हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर द सर्वाइवल दैट वी वांटेड टू मेक इट रिक्वायर्ड। फिर अमजद ने एक और नाम लिया एमसीबी बैंक। क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज। गुड्स क्या है, मटीरियल रिसोर्स, नजर आने वाली चीजें जिनसे हमें फायदा होता है। सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल रिसोर्स, नॉन मटीरियल थिंग जिससे फायदा होता है। मोबाइल और इंटरनेट का डाटा ना हो बेकार, इंटरनेट का डाटा और मोबाइल नहीं बेकार। वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज, हमें दोनों चीजें चाहिए। ठीक, सो ये फर्म्स हैं। अच्छा, अब फर्म हमें अपने इर्द गिर्द ना 2 तरह की फर्म्स नजर आती हैं, पता है तुम्हें? जरा देखते हैं, अभी मैं लिख दूं फिर बताना। इन चारों की डेफिनेशन लिखनी है भाई अपने पास। फर्म्स 2 तरह की हैं। कौन सी 2 तरह की फर्म है सर, बताइए प्लीज। पहली फर्म, सुनना मेरी बात, पहली जो फर्म है उसको कहते हैं प्रॉफिट मोटिव बिजनेसेस या प्रॉफिट मोटिव फर्म। प्रॉफिट मोटिव तो मकसद को कहते हैं, मुनाफा। ऐसे इदारे जिनका मकसद क्या जनरेट करना है, अब वो चाहे गुड्स प्रोवाइड करें या सर्विसेज, उनका मकसद एक ही है। टोयोटा का ऑब्जेक्टिव क्या है, गाड़ी बनाना, प्रॉफिट कमाना गाड़ी बेचकर। एआरटीटी का मकसद क्या है, बच्चों को पढ़ाना, प्रॉफिट कमाना पढ़ाकर। तो कोई पढ़ा कर प्रॉफिट कमा रहा है, कोई कुछ बना कर प्रॉफिट कमा रहा है, कोई कुछ बेच कर प्रॉफिट कमा रहा है। इम्तियाज इतना बड़ा सुपर स्टोर खोला, क्या मकसद है? ऑब्जेक्टिव तो एक ही है सर। अब दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं दे आर प्राइमरी वर्क फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन कुछ और इदारे भी हैं जो कहलाते हैं सर्विस मोटिव, हाँ, चैरिटेबल इदारे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, एनजीओज, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट है। इनका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना, लेकिन ये कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। सैलानी, ये आलमगीर, बैतुल-सलाम वेलफेयर ट्रस्ट, ईदी, चीपा, जेडीसी, एक्सचेंज तो कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, लेकिन वैल्यू तो जनरेट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। ईदी में लोग जॉब करते हैं, ईदी लोगों को सर्विसेज दे रहा है, कुछ पैसे भी चार्ज कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत अपने गुजारे के हिसाब से कर रहा है। वो मजबूरी है तो वो बगैर पैसे के तो वो भी नहीं काम कर सकते। डोनेशन है, चैरिटी है, गवर्नमेंट के इदारे ये काम कर रहे हैं। सो इदारे 2 तरह के हैं, एक प्रॉफिट मोटिव और एक सर्विस मोटिव। दूसरा,
गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट भी एक इदारा है, एन इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स ओवर सोसाइटी, जो सोसाइटी को गवर्न करेगी, सोसाइटी के डूज और डोंट्स को एक्सप्लेन करेगी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब हमें कौन बताता है? गवर्नमेंट बताती। तो सर, एन इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न्स ओवर सोसाइटी थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टम, लॉज एंड एक्सरसाइजेज एंड डिस्क्राइब डूज एंड डोंट्स। तीसरे के बाद चौथा सेक्टर कौन सा हो गया? फॉरेन सेक्टर। क्या है सर फॉरेन सेक्टर? अ कलेक्टिव ग्रुप हु एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमीज, जो दूसरे मुल्कों के दरमियान अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये क्या है? फॉरेन सेक्टर है। अब कल मैं और आप ये पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक एजेंट मिलकर इकोनॉमी प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं। आज के लिए इतना काफी है। ठीक हो गया वर्दा बेटा, जफर, क्लियर? बेटा यहां जो बैठे हैं समझ आई बात हमारी, क्या पढ़ा है आज हमने? सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेकर हमने आज इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया। कल से इंशाल्लाह पेस को बढ़ा लेंगे, कल से मतलब अगली क्लास जब भी होती है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चीज़ों को एक्वायर करेंगे। ऑल थिंग्स आर सपोज टू बी क्लियर, डन है? चलिए अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मुझे, आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम।